वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, और वहाँ पे हमने देखा था कि डिमांड का मीनिंग्स क्या होता है, डिमांड क्या है, डिमांड और डिज़ायर में क्या फ़र्क होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर इकोनॉमिक्स के पेपर में डिमांड एंड डिज़ायर का डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली डिमांड एंड डिज़ायर में आपको डिस्टिंग्विश लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आप लोग ने फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं देखा होगा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि डिमांड और डिज़ायर में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम लोग डिमांड एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मैं आपको बता दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो चैप्टर है वो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए पूछने के चांसेस होते हैं। ये 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होता है। इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ना बोलकर आप ऐसा भी समझ सकते हो, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। दैट मीन्स इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ सकता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो दोनों ही क्वेश्चन का मतलब एक ही है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं, और कौन से डिटर्मिनेंट है, कौन से फैक्टर है जो डिमांड को फिक्स करते हैं, मतलब जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो सकता है या उनकी वजह से डिमांड होता है। तो हम देखेंगे लास्ट लेक्चर में। मैं वापस बता दूं आपको कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिमांड मीन्स डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड willingness to spend for a commodity at a particular price during at a particular period of time। मैंने आपको समझाया था कि डिमांड करने के लिए डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन तीनों में से एक भी कंपोनेंट एब्सेंस होते हैं तो आप डिमांड नहीं कर सकते। तो आज हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। तो इसमें फर्स्ट इसका पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। में भी कोई भी गुड्स हो सकता है या कोई भी सर्विस हो सकती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी चीज़ का प्राइस डिमांड को क्या करता है, फिक्स करता है। या आप ऐसा भी समझ सकते हो कि प्राइस डिमांड को चेंज कर सकता है। देखते हैं कैसे। हम सब जानते हैं हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने देखा था। प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स, INVERSE, इनवर्स रिलेशन। दैट मीन्स अपोजिट। क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये जनरल हम लोगों की भी टेंडेंसी, एक बायर की टेंडेंसी होती है, एक बायर की सोच होती है कि अगर जो चीज़ महंगा मिलेगा हम उसका डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और जो चीज़ें सस्ती मिलती है हम उसका डिमांड क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो डिमांड को कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सबको समझ में आया ना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड डिटर्मिनेंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मैं आपको बता दूं
इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से इंडिकेट करते हैं। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से क्या करते हैं, इंडिकेट। वाई मीन्स इनकम। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर डिमांड भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। अगर कंज्यूमर का इनकम कम होगा तो डिमांड भी क्या करेगा, वो कम करेगा। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक डिटर्मिनेंट है और एक फैक्टर है जो डिमांड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा। तो इजीली हम लोग कह सकते हैं कि इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है और एक फैक्टर है जो डिमांड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है। थर्ड डिटर्मिनेंट है और फैक्टर है पॉपुलेशन। हम सब जानते हैं कि पॉपुलेशन भी एक क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड एंड लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। हमारे घर में मान लीजिए 4 लोग हैं तो हम लोग 1 kg ऑफ राइस क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अगर यही पॉपुलेशन जो फैमिली मेंबर 4 to 6 हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्या होगा, 1 kg से 1.5 kg हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इंक्रीज हुए तो कहीं ना कहीं हमारा डिमांड भी क्या हो गया, 1 kg ऑफ राइस से 1.5 kg ऑफ राइस हो गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी कहीं ना कहीं क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। वंस अगेन पॉपुलेशन एंड डिमांड के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड एंड लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉपुलेशन भी एक डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को क्या करता है, फिक्स करता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि पॉपुलेशन एक फैक्टर है जो डिमांड को चेंज कर सकता है। समझ में आया सबको? तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस। कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर की प्रिफरेंसेस, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक्स और डिसलाइक्स, भी एक डिटर्मिनेंट है जो डिमांड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कंज्यूमर का टेस्ट मान लीजिए चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं वो डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा और बढ़ा भी देगा। मे बी वो टेस्ट चेंज होने की वजह से डिमांड को इंक्रीज भी कर सकता है और डिमांड को डिक्रीज भी कर सकता है। दैट मीन्स टेस्ट और प्रेफरेंसेस, लाइक्स और उसके डिसलाइक्स कहीं ना कहीं डिमांड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। हम सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक तरह का क्या होता है, पेड फॉर्म होता है। पेड फॉर्म होता है। एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक पेड फॉर्म होता है। हम एडवर्टाइजमेंट के कहाँ पे करते हैं, टीवी एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, मैगजीन एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग, ऐसे बहुत सारे मोड्स ऑफ क्या है, एडवर्टाइजिंग है। और एक अच्छा एडवर्टाइजिंग एक कंज्यूमर के माइंड पे पॉजिटिव रिएक्शन देता है और वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर को परसुएड करता है कि आप क्या करो, डिमांड करो। तो एडवर्टाइजमेंट भी एक डिटर्मिनेंट है
जो आपको डिमांड करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, और एक फैक्टर है जो डिमांड को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। दोस्तों, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हम सब जानते हैं कि टीवी में एक ऐड आता है फेयर एंड लवली का, फेयर लवली लगाओ 7 दिनों में गोरापन पाओ। अब मैं भी उसी तरह गया, फेयर लवली खरीद के लाया, और पिछले 6 ईयर्स से क्या किया मैंने, फेयर लवली लगाया। लास्ट 6 ईयर्स तक मैंने फेयर लवली लगाया, फिर भी गोरा नहीं हुआ। दैट मीन्स व्हाट, कि उनका एक क्रिएटिविटी है जो एडवर्टाइजिंग का, वो हमें परसुएड किया कि आप क्या करो, डिमांड करो। तो एडवर्टाइजमेंट भी कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, डिमांड को चेंज कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। हम सब जानते हैं टैक्स इज अ व्हाट, टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ फाइन, नो, टैक्स इज अ लाइबिलिटी, यस, लाइबिलिटी। आपको मैं बता दूं कि टैक्स 2 तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारे इनकम पे लगता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इसको आप जीएसटी भी कहते हो आजकल। क्या कहते हो, जीएसटी। तो ये जो टैक्सेशन पॉलिसी है, कौन सी टैक्सेशन पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी अगर चेंज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा डिमांड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी आने से बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गई, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो गई, जिनका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, सस्ती हो गई, जिनका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब ये टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो उस केस में डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। और इन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो इनका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी होती है, इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी, वो डिमांड को कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर और साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। साइकोलॉजी ऑफ, फिजियोलॉजी नहीं बोल सकते हम लोग इसको, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो सोच है, जो उसकी साइकोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा टीवी पे कि फेयर लवली लगाओ और 7 दिनों में गोरापन पाओ। मैं फेयर लवली खरीद के लगाया, कभी गोरा ही नहीं हुआ। अब मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में, मेरे साइकोलॉजी में जो हम सोचते हैं, उसमें ये बात फिक्स हो चुकी है कि मैं कितना भी फेयर लवली लगाऊं, गोरा होने वाला नहीं हूं। दैट मीन्स मेरी अगर इस केस में प्राइस फेयर एंड लवली का कम भी हो जाएगा ना, तो भी मैं डिमांड करने वाला नहीं हूं। इस केस में अगर फेयर एंड लवली का प्राइस कम हो जाएगा, फिर भी मैं डिमांड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये हमारे 7 पॉइंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी एंड साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर। ये 7 पॉइंट आपको लिखना है। एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है।
डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ से एक ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मे बी एग्री और डिसएग्री के अंदर एक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन वो ये पूछता है कि प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि प्राइस, तो बोलते हैं ट्रू कर देते हैं। सेंटेंस आप कभी भी जब एग्री और डिसएग्री कीजिएगा या ट्रू फॉल्स के आंसर देते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि वहां पे ओनली वर्ड्स यूज जो किया है ना, वो आपके आंसर को रॉन्ग कर सकता है। सेंटेंस में आपको वापस एक बार बता रहा हूं कि प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। प्राइस इज द ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, प्राइस ही है जो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि प्राइस के अलावा इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट है, टैक्सेशन पॉलिसी है, साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर है, ये सारे भी तो कहीं ना कहीं क्या है? डिटर्मिनेंट है। किसके? डिमांड के। तो ये भी कहीं ना कहीं ये आंसर क्या हो जाएगा? डिसएग्री। हम क्या लिखेंगे? नो और यस। यस लिखोगे क्या आप? नहीं। कैसे यस होगा? यस नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे? नो, आई डू नॉट एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। और प्राइस का लिखेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को भी क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको कम से कम यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए जो एग्री और डिसएग्री आता है उसमें से एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स, और इवन अपने आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो 6 मार्क्स भी आपको मिल सकता है। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? हम डिमांड एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम होगा लॉ ऑफ डिमांड, और जो एग्जाम में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए जो 12th कॉमर्स का एग्जाम होगा या आर्ट्स का एग्जाम होगा, इकोनॉमिक्स के पेपर में 1000% उस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो मैं डिमांड एनालिसिस का लेक्चर नंबर जब 3 बनाऊंगा तब वहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरह लॉ लिखा जाता है और लॉ को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो हम उस लेक्चर में देखेंगे एक्सप्लेन दी, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस। थैंक यू।